वेलकम। करंट अफेयर सेगमेंट में आपका स्वागत है। करंट में आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है स्पिरुलिना। ध्यान देंगे, स्पिरुलिना। स्पिरुलिना मूंगफली चिक्की के संदर्भ में विचार करें। अब आप समझिए कि क्यों पूछा जा रहा है, मतलब क्यों आपको दिया गया है। आप इम्तहान जो एग्ज़ाम में पेपर होते हैं उसको जब आप उठा के देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आखिर में करंट पढ़ना कौन सा चाहिए। क्या देखिए, इम्पोर्टेंट क्या है कि अखबार में आपके तो ढेर सारे न्यूज़ दे रहे हैं, है ना। अब उसमें से छांट के पढ़ना कौन सा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो चीज़ें जो इम्तहान में बार बार मतलब ट्रेंड पकड़ता हो उसी को पूछना, उसी को हमने पढ़ना है ना। तो अब आप देखिए, मैंने मूंगफली की चिक्की के बारे में आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। मूंगफली की चिक्की, है ना। अब आप बोलोगे सर इससे क्वेश्चन कैसे उठेगा? बिल्कुल उठेगा। आप पिछले साल का पेपर उठा के देखो, पीसीएस का, उसमें पूछा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो लाइन दिया हुआ है, देखिए बोलता है कि यह सूक्ष्म पोषक तत्व। देखिए, ये बेसिकली इसलिए टच किया है मैंने क्योंकि इसमें पोषक तत्व से संबंधित जानकारी है। यह सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान कर सकती है और प्रतिरक्षा बढ़ा सकती है। और दूसरा बोलता है यह आईएससी बेंगलुरु द्वारा तैयार की गई है। ध्यान देंगे मेरी बात, यहां पर अगर आप समझें तो ये जो कोविड-19 की महामारी है, इसमें लोगों की प्रतिरोधक क्षमता ही कमजोर हुई है, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। महामारी जो वायरस है वो प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता अगर अच्छी हो तो ये तुलनात्मक रूप से कम इफेक्ट करता है। अच्छा, एक और चीज, जो प्रवासी हमारे मतलब कि प्रवासी श्रमिक हैं, बेसिकली जैसे यूपी बिहार के लोग चले गए हैं गोवा में, कर्नाटका में, मुंबई में, दिल्ली में जाके काम कर रहे हैं, हरियाणा में जाकर के काम कर रहे हैं लोग, तो बेसिकली इन्हें हम लोग प्रवासी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रवासी श्रमिक हैं, अभी वर्तमान में इनके लिए खाने पीने की समस्या हो रही है, ठीक। तो इनको कुछ ऐसा उपलब्ध कराया जाए कि इनका जो न्यूट्रिएंट लेवल है वो बरकरार रहे और इनके अंदर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो क्षमता जो है बढ़ जाए। ये दो उद्देश्य मतलब सरकार के सामने ये दो लक्ष्य थे कि भाई, एक तो लोग खाने को नहीं पा रहे हैं तो इनको कुछ ऐसी चीज दी जाए जो इनके पास रखी रहे और चल सके काफी दिनों तक, है ना। यात्रा कर रहे हैं तो भी मतलब उसको खा सके, और दूसरी चीज की उससे प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित हो सके। तो कुछ ऐसा भोजन की आवश्यकता थी। तो ध्यान देंगे, मैसूर स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, मैसूर स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान CFTRI ने एक चिक्की बनाई, है ना। अब वो चिक्की में मूंगफली है, बोलता है मूंगफली के साथ साथ ये स्पिरुलिना जो है एक बैक्टीरिया का बायोमास आप समझते हैं, जैव भार। अब ऐसे समझिए कि पेड़ है, जब सूख के खत्म हो जाता है तो जो बचता है वही क्या है, मतलब जैव भार उसे कहते हैं, उसी को बायोमास कहते हैं। कोई जीव है, जब वो मर जाता है, मरने के बाद जितना अंश उसका मतलब सब सूख करके उड़ गया, जो बच गया वो जैव भार होता है, ठीक। तो बोलता है कि ये स्पिरुलिना जो है ये जैव भार है, बायोमास है। किसका? तो बोलता है कि ये नीला हरा शैवाल है, उसी का जैव मास है। यानी कि ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया का ये बायोमास है। बोलता है कि यह 3 रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से? बोलता है एरेथ्रोस्पाइरा प्लेटिनस, एरेथ्रोस्पाइरा फ्यूजिफॉर्मिस और एरेथ्रोस्पाइरा मैक्सिमा, ये 3 रूपों में पाया जाता है, ठीक है। बोलता है कि ये बेसिकली जो एरेथ्रोस्पाइरा लिखा हुआ है ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के काम में आता है। तो जो चिक्की बनाई गई है वो चिक्की, मूंगफली तो उसमें है ही, साथ में
उसमें ये स्पिरुलिना है जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी। समझ पा रहे हैं? और न्यूट्रिशन जो आवश्यक होता है मनुष्य को जीने के लिए, यानी कि संपूर्ण आहार जिसे कहते हैं, जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, वो संपूर्ण आहार माना जाता है। तो इसको संपूर्ण आहार के रूप में विकसित किया गया है, यानी कि इंसान अगर इसको खा रहा है तो उसको किसी तरीके की कोई और चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सिवाय पानी के। क्लियर है? तो यहां पर आप समझिए कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बोलता है कि स्पिरुलिना के संदर्भ में विचार करें, स्पिरुलिना मूंगफली की चिक्की के संदर्भ में विचार करें। तो पहला जो लाइन है वो क्या कह रहा है? बोल रहा है कि यह सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान कर सकती है और प्रतिरक्षा बढ़ा सकती है। क्लियर है? तो ये लाइन सही है। दूसरा बोलता है यह आईएससी बेंगलोर द्वारा तैयार की गई है। नहीं, ये आईएससी बेंगलोर द्वारा नहीं बल्कि मैसूर केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा तैयार किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन पहला सही है, दूसरा गलत है। तो हेंस ए इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हुए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है कि ये हरिशंकर वासुदेव कौन है? अभी चर्चा में कल न्यूज में था इनका डेथ हो गया है। इनका जो डेथ हुआ है हरिशंकर वासुदेवन का, ये कोविड-19 के कारण हुआ है। 65 ईयर 65 साल की उम्र थी। कोरोना के संक्रमण से इनकी जान चली गई। ये थे क्यों, जरूरी क्यों है जानना? क्योंकि जो है ये एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थे। यूं कहें कि एक ऐसे इतिहासकार थे जो हमारे यहाँ भारत और रूस के साथ अगर किसी तरीके की कोई परियोजना का शुभारंभ किया जाता था या कोई परियोजना पर चर्चा होती थी, तो ये आपके हरिशंकर वासुदेवन ये उस परियोजना में हमेशा भाग लेते थे, सरकार चाहे जिसकी रही हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे जिसकी सरकार हो। ठीक, तो एक तरह के एमिनेंट पर्सनालिटी हुए। ये थे कौन? बेसिकली ध्यान देंगे, ये यूरोपीय और रशियन साहित्यिक इतिहासकार थे और साथ में भारत और रूस के संबंधों में इनके पास विशेषज्ञता थी और साथ में जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है उसमें मध्य एशिया कार्यक्रम की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। और आगे बोलता है एनसीईआरटी में जो सामाजिक विज्ञान है उसके पाठ्य पुस्तक विकास समिति के प्रमुख के रूप में इन्होंने काम किया। तो इनका जो इंपॉर्टेंस है बेसिकली ध्यान दीजिएगा, वो इंडो रशियन यानी इंडो मतलब भारत और रूस का जो संबंध है उसके संदर्भ में ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये इंडो रशियन, ये यूँ कहें कि एक ऐसे इतिहासकार थे जो रूसी यूरोपीय इतिहास को अच्छे से समझते थे, मतलब कि यूरोप में रूस के इतिहास को बेहतर तरीके से ये समझ सकते थे और भारत रूस संबंधों में इनके पास विशेषज्ञता थी। ठीक है, तो थे कौन आइए देखते हैं। बोलता है पेशेवर इतिहासकार, हिंदी फिल्म कलाकार कौन कौन थे, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं कि ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि हाल ही में खबरों में देखा गया डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर, डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर किसके द्वारा विकसित किया गया है? किसके द्वारा विकसित किया गया, ये तो एक लाइन का सवाल है क्या, इसको समझ लेते हैं। देखिए ये जो डिफेंस रिलेटेड अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर है, ध्यान देंगे मेरी बात कि ये जो कोरोना वायरस है, आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि ये किसी सतह पर काफी समय तक 14-14 घंटे तक जो है ये जीवित रह सकता है। तो अगर किसी इन्फेक्टेड आदमी से हो करके कोई नोट या मोबाइल या कोई लिफाफा है ना या कोई चेक एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है,
तो इन्फेक्टेड आदमी से वो वायरस उसमें आ सकता है। अब वो वायरस अगर इन्फेक्टेड आदमी से उस माध्यम पर गया तो वो कई जगहों पर फैला सकता है। तो इसको रोकने के लिए, अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो यूवी किरणें होती हैं, अगर इनके सबको जो है देखा जाए तो अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी किरणें होती हैं, जिसमें सबसे खतरनाक अल्ट्रावायलेट सी किरणें होती हैं, जो पूर्णतः वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक, ये जीवों को मारने में, कीटाणुओं को मारने में, मतलब यहाँ तक कि पूरे डीएनए को नष्ट कर देने में सक्षम होती हैं। तो देखिए, ये जो प्रयोगशाला है ध्यान देंगे, जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला है, रिसर्च सेंटर इमारत RCI हैदराबाद में स्थित है। उसने एक कैबिनेट मतलब एक इस तरीके का, मतलब जो है आकार का डेवलप किया है, जिसमें अगर आप ये चीज़ों को डालेंगे, किसको, मोबाइल को, लैपटॉप को या लिफाफे को, नोट को, किसी चीज़ को डालेंगे तो उस पर वो 360 डिग्री एक्सपोजर देगा। मतलब कि उस वस्तु को 360 डिग्री पूरा एकदम घुमा देगा अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में। और वो जो अल्ट्रावायलेट किरणें होंगी, जैसे ही वो किरणें उस वस्तु के संपर्क में आएंगी, उस वस्तु पर मौजूद जो कीटाणु होंगे, जो विषैले जीवाणु होंगे, वो मर जाएंगे। क्लियर है? तो बेसिकली इसका डिज़ाइन जो है ये DRUBS, ये हैदराबाद रिसर्च सेंटर इमारत RCI द्वारा किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य इन सब पर से जो है कीटाणुओं को हटाना है या कीटाणुओं को मारना है। क्लियर है? इसके पहले इसी सेंटर ने, किसने, RCI ने, इसके पहले देखिए ये सबको क्लीन कर सकता है। ये जो कैबिनेट बना हुआ है स्वचालित कैबिनेट है, उसमें डालोगे सब कुछ अपने आप जो है उसमें से कीटाणु मर करके वापस आ जाएगा सारा सामान। इसके पहले RCI ने ही एक और चीज बनाया हुआ था, नोट्स क्लीन। नोट्स क्लीन में क्या था कि एक एक नोटों को क्लीन करता था। अगर आप एक एक नोट डालोगे उस मशीन में, तो उसको अल्ट्रावायलेट सी, UVC किरणों के, UVC लैंप था उसमें, उस लैंप, UVC किरणों का लैंप था, वो नोट वहां पर जाएगा और उसके बाद फिर जो है वहां पर नोट्स में जो भी वायरस रहे होंगे, वो वायरस इस किरण के द्वारा मर जाते थे। ठीक, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जो थोड़ा सा जो है टाइम टेकिंग थी, और दूसरी चीज कि केवल नोट का कर पाती थी। तो सारी चीजों का, जैसे फोन हुआ, नोट हुआ, चेक हुआ, चालान हुआ, फिर उसके बाद पासबुक हुआ, इन सारी चीजों को, मतलब जो है कोई लिफाफा हुआ, कीटाणु से मुक्त करना हुआ, तो इसलिए ये DRUBS का निर्माण किया गया है। ठीक, किसने निर्माण किया है? RCI ने निर्माण किया है। RCI कहाँ की? हैदराबाद की। ये RCI कहाँ की, किसकी प्रयोगशाला है? DRDO की प्रयोगशाला है। ठीक है, तो मतलब DRDO इसकी पेरेंट शाखा है ना, पेरेंट इसका कंपनी है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर पूछता है कौन, CSIR रिसर्च सेंटर इमारत, ये B फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहां पर एक मिशन सागर की बात कर रहा है। मिशन सागर की बात कर रहा है। इसके पहले मैंने आपको मिशन समुद्र सेतु के बारे में बात किया था। समुद्र सेतु मिशन क्या था कि विदेश में फंसे हुए जो, खास करके जो ये आपका इंडियन ओशियन रीजन है, मतलब कि जो हिंद महासागर के क्षेत्र के जो देश हैं, वहाँ से फंसे हुए नागरिकों को अपने देश में लाना। ठीक, तो कोच्चि से शुरुआत हुआ था, केरला के कोच्चि से शुरुआत हुआ ऑपरेशन समुद्र सेतु का लाने के लिए। बोलता है उसके बाद एक ऑपरेशन शुरू हुआ सागर। ये सागर ऑपरेशन क्या है? हमारे प्रधानमंत्री का एक विजन है कि सभी का विकास, है ना, तो ग्रोथ फॉर ऑल। तो देखिए, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन,
ये सागर का पूरा नाम है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर। ठीक, ये जो सागर है ये है क्या बेसिकली, जो इंडियन ओशियन रीजन के, मतलब कि जो भारतीय ओशियन है, या यूँ कहें कि जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, उससे सटे हुए जितने भी मतलब देश हैं, उन देशों में सबका सिक्योरिटी हो, सबका विकास हो, ऐसा उद्देश्य हमारे प्रधानमंत्री का है। तो इसके तहत ये खाद्य सामग्री, साथ में HCQ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था कि व्हाट इज HCQ। ठीक, तो ये जो HCQ है ये बेसिकली मतलब एक तरह की दवा है जो कारगर साबित होती है कुछ हद तक। आपके ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसमें जो लोग बीमारी का उपचार कर रहे हैं वो सप्ताह में एक दवा ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में मैंने HCQ के बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है। यहां पर ध्यान दीजिए कि ये जो सागर ऑपरेशन है, इसके तहत भारतीय नौसेना का एक पोत मतलब समझ रहे हैं आप, तो भारतीय नौसेना का एक पोत जिसका नाम है केसरी रवाना हुआ है खाद्य पदार्थ और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन लेकर के। कहां, किन देशों के लिए? मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस, इन देशों के लिए रवाना हुआ है और श्रीलंका के लिए एयरलिफ्ट जाएगी। ठीक है, एयरलिफ्ट एक मूवी भी थी, ध्यान देंगे, श्रीलंका के लिए अलग से एयरलिफ्ट जाएगी। मतलब कि ये जो खाद्य पदार्थ जा रहे हैं उसमें श्रीलंका शामिल नहीं है। ठीक है, ये देश शामिल है, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस। ठीक, अब ध्यान देंगे यहां पर मेरी बात कि ये जो कार्यक्रम है, ये जो सागर मिशन है, ये सागर जो है रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, इन दोनों के कोलैबोरेशन के तहत इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, ये जो ऑपरेशन सागर है ये समुद्र सेतु ऑपरेशन के बाद स्टार्ट हुआ है। ठीक, और एक बात ध्यान दीजिए कि मालदीव में जब हम लोगों ने मतलब पहुंचाना शुरू किया है, तो वहां पर इसको जो नाम दिया गया है उसका नाम दिया गया है ऑपरेशन संजीवनी, है ना। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए थे, तो उसका नाम मालदीव में क्या रखा गया है? ऑपरेशन संजीवनी। किस चीज का नाम ऑपरेशन संजीवनी है? भारत द्वारा जो खाद्य पदार्थ और HCQ जो मिल रहा है मालदीव को, तो वहां पर यह नाम दिया गया है ऑपरेशन संजीवनी। तो याद रखिएगा, मालदीव में इसका स्पेशल नाम क्या है? ऑपरेशन संजीवनी। बाकी हम लोग इसको किस नाम से जो है स्टार्ट किए हुए हैं? सागर नाम से, है ना, सागर नाम से स्टार्ट किए हुए हैं। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? मतलब रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के कोलैबोरेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक, तो अब देखिए इसमें जो सवाल दिया हुआ है, मिशन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बोलता है तैनाती सागर सुरक्षा और क्षेत्र में सभी का विकास के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सभी का विकास, ये हमारे प्रधानमंत्री का ये दृष्टिकोण है भाई। एल्डर ब्रदर, है ना, एल्डर ब्रदर की बात है यहाँ पर। खेल ये है कि जैसे घर का बड़ा भाई जो होता है उसके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, है ना। वो छोटों को उस तरीके का अगर कोई समस्या होती है तो उसको साधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी बड़े के ऊपर होती है। तो भारत, ये जितने पूर्वी एशिया के देश हैं, इसमें बड़े भाई का रोल अदा करना चाहता है। समझ पा रहे हैं बात आप? तो अब बड़े भाई का रोल अदा करना होगा तो आपको छोटे भाइयों को जो है आपको मदद तो करना ही पड़ेगा। ठीक, तो एल्डर ब्रदर के रूप में ये कार्य कर रहा है भारत, जिसमें देखिए ये आप ये नहीं कह सकते यहाँ पर कि हम लोगों को खुद के खाने के वांदे हैं और दूसरे देश को जो है आप दे रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हमें भी जो है लोगों से मिल रहे हैं। अभी पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि एशियन बैंक ने और वर्ल्ड बैंक ने मिल करके जो है हमें 1500 मिलियन डॉलर हमें दिया था। ठीक है, अभी पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया आपको। तो ये एक तरीके का प्रोटोकॉल है, लोग एक दूसरे का मदद करते हैं, है ना। अब यहाँ तक समझिए
कि जिन देशों को आप मदद कर रहे हैं वहां से भी किसी न किसी और तरीके से मदद हमारे देश को भी मिल रहा होगा। लेकिन भारत अपने आप को बड़े भाई के रूप में स्थापित करना चाहता है नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधित्व में, तो इसलिए हम लोग ये चीज़ें जो है एक ऑपरेशन के तौर पर स्टार्ट किए हुए हैं, जिससे भारत का एक मतलब कि विश्व में एक स्थिति बन सके। तो ऑपरेशन सागर, ठीक। तो पहला लाइन सही है। दूसरा, यह पहली बार है कि एक ही सहायता मिशन एक बार में श्रीलंका को छोड़कर पश्चिमी हिंद महासागर के सभी देशों को कवर कर रहा है। सही है। श्रीलंका के लिए अलग से एयरलिफ्ट जाएगी, ठीक है। इनके लिए मतलब कि श्रीलंका को छोड़ करके बाकी देशों के लिए जा रही है। तो दोनों लाइन सही है। तो लाइन 1 लाइन 2 करेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ये C फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने हाल ही में कहाँ के विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए संज्ञानात्मक, भावनात्मक पुनर्वास सेवाओं के लिए हेल्पलाइन भरोसा शुरू किया। यही मतलब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है कि एक हेल्पलाइन शुरू हुई है, भरोसा। ध्यान देंगे, ये जो भरोसा हेल्पलाइन शुरू की गई है MHRD द्वारा। एक बात ध्यान देंगे, हमेशा जब शिक्षा से संबंधित कोई कार्यक्रम की बात आती है तो वो MHRD से रिलेटेड होता है, ठीक है। MHRD, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो होता, सॉरी होम अफेयर्स नहीं, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक। ध्यान देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो जो ये MHRD है, ये MHRD हमेशा, जब ध्यान देंगे, जब कोई भी विश्वविद्यालय या इससे संबंधित आपको मिलेगा तो वो MHRD से होगा, ठीक है। और अगर नौकरियों से संबंधित कोई चीज पूछता है तो वो हमेशा कार्मिक मंत्रालय से होता है, ठीक है, DOPT से, ठीक, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ट्रेनिंग। तो ध्यान देंगे मेरी बात, यहां पर बोलता है कि MHRD ने अभी एक शुरुआत किया है भरोसा का। तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा सा शिक्षा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। अब ये भरोसा किसके लिए जो है शुरू किया गया है? भरोसा एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है CUO के लिए। CUO ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के सभी विद्यार्थियों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। ये नंबर ये है 08046801010, है ना। अब आप खुद लगा के कॉल करके इसको देखना क्या बोलता है ना। तो बेसिकली ये कोविड-19 के दौरान जो छात्र ज्ञानात्मक रूप से या भावनात्मक रूप से कमजोर हो गए, जैसे आप कमजोर हो गए हो, है ना, जैसे आप आजकल पढ़ाई लिखाई बंद कर दिए हैं, कुछ भी चीज में मन नहीं लगता है ना, वैसे ही ये जो विद्यार्थी टूट गए हैं उनके पुनरुत्थान के लिए ये हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। सरकार की स्कीम है, लेकिन इससे कुछ होने वाला है नहीं, है ना। लेकिन भाई सरकार को अपना काम करते रहना है, तो सरकार ने अपने हिसाब से जो सोचा वो समझा उसको किया है। तो इस हेल्पलाइन का नंबर भरोसा है और ये बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के लिए जारी किया गया है। तो इसमें A फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बेहद इंपॉर्टेंट। यहां पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के बारे में बात कर रहा है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के संदर्भ में बात कर रहा है। तो समझ लेते हैं कि ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया क्यों जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, ये सारी चीजें पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। ध्यान देंगे मेरी बात कि हम लोग, देखिए, हमारे पास परमाणु बम नहीं थे, हम लोग परमाणु रिच कंट्री नहीं थे, ठीक। 1998 में पोखरण परीक्षण होता है और वो पोखरण परीक्षण सफल होता है। ध्यान देंगे, परमाणु परीक्षण इसके पहले 1998 के पहले 1974 में
ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध के नाम से शुरू किया गया था, जो सफल नहीं हुआ। ये पहला था। दूसरा जब परमाणु परीक्षण हुआ तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ध्यान देंगे मेरी बात कि उस समय 11 मई को पोखरण परमाणु पहली बार परीक्षण किया गया। 3 जो है लगातार मिसाइलें वहां पर छोड़ी गई। ठीक, ध्यान देंगे आगे 11 मई को ही बेंगलुरु में स्वदेशी विमान हंसा 3 का भी परीक्षण हुआ था। और 11 मई ही एक ऐसा दिन है जिस दिन त्रिशूल मिसाइल का परीक्षण हुआ था। तो 11 मई को पोखरण परमाणु में पहले 3 मिसाइल छोड़े गए, बाद में 2 दिन बाद 13 मई को 2 और छोड़े गए। ठीक, कुल मिलाकर के 5 हुए। उस 5 में से ध्यान दीजिएगा ये बात, पहला जो छोड़ा गया था वो फ्यूजन का काम करता था, बाकी 4 जो बाद में छोड़े गए वो विखंडन का काम कर रहे थे। ठीक है, और इस प्रकार ये सफल होता है। 5 मिसाइलें छोड़ी जाती हैं। इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, इसके तहत हम लोग परमाणु परीक्षण, पोखरण परमाणु परीक्षण पूरा सफल घोषित करते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उस समय घोषणा की थी कि अब हम लोग पूर्ण परमाणु राज्य हो चुके हैं। क्लियर? अब ध्यान देंगे मेरी बात कि ये 11 मई जो है हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस दिन हम लोगों ने ये ऑपरेशन शक्ति शुरू की थी। उसके अलावा 11 मई को ही जो है स्वदेशी विमान हंसा 3 का परीक्षण हुआ है, और साथ में त्रिशूल मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। तो 11 मई हमारे लिए, हमारी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। तो 11 मई को ही हम लोग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते आए हैं। अब ध्यान दीजिए, इसे कौन मनाता है? तो बोलता है इसको मनाने के लिए टेक्नोलॉजिकल, ये TDB है ना, TDB बात करेंगे यहां पर। तो ये प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड, ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड है ये एक सांविधिक निकाय है ना, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। किसकी? DST की, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। ठीक, तो DST जो है ये पेरेंट है, इसके अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है TDB। TDB जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसी के द्वारा ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो साल भर में जो भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, नवाचार हुआ है, उसकी स्मृति के रूप में ये हर वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। तो अभी 11 मई को हमारे जो है राष्ट्रपति ने, रामनाथ कोविंद ने कहा कि वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था है इसको रीबूट करने का काम टेक्नोलॉजी से ही संभव है, साइंस से ही संभव है। ठीक है, तो उन्होंने इस पर जो है एक कमेंट किया था, तो वो न्यूज़ में है। और 11 मई काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको 11 मई के बिहाफ पर ये सारी चीज़ें इसलिए बताएं क्योंकि ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, याद रखिएगा, बेहद इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। तो 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। यहाँ पर बोलता है कि प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड TDB विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास का एक सांविधिक निकाय है जो देश में नवाचारों और तकनीकी उत्कृष्टता की उपलब्धियों की स्मृति में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए, ये मनाता है क्या चीज? ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाता है। ठीक है, ये किसकी संस्था है? ये इसकी एक संस्था है। ठीक है, कैसी? सांविधिक, स्टैट्यूटरी। ठीक है, मैंने बताया अभी आपको। तो ये पहला लाइन सही हो गया। दूसरा बोलता है 1999 से, बिल्कुल सही। 98 में जब हम लोगों ने ये सफल परीक्षण कर लिया, ऑपरेशन शक्ति सक्सेसफुल हो गया, तो हम लोग 1999 से जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को 11 मई को जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मना रहे हैं। क्लियर है? 11 मई 1998 में तो हमने पोखरण परमाणु परीक्षण शुरू किया था। ठीक,
तो अगली साल से ही इसको मनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के दूसरी लाइन भी सही है, तो लाइन 1 लाइन 2 सही है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए नर्सिंग की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट जारी किया गया है, उसके संदर्भ में है। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इस साल जो खतरनाक बीमारी फैली हुई है, इसमें नर्सिंग का महत्व तो बहुत बढ़ गया है ना। अब इसमें जो है WHO ने, ध्यान देंगे, नर्स मिडवाइफ का वर्ष 2020 को WHO ने नर्स और मिडवाइफ का वर्ष घोषित किया है। इतना इंपॉर्टेंट है ये साल नर्स और मिडवाइफ के दृष्टिकोण से। अच्छा, एक और बात कि जो आधुनिक नर्सिंग है, इसके जो संस्थापक हैं वो, उनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, है ना। नाम भी ऐसे ऐसे हैं। अब हमारे देश के लोगों ने तो कोई स्थापना की नहीं, अगर की होती तो नाम हमारे देश के होते, है ना। अब नाम तो ऐसे ऐसे रहेंगे ही। तो ध्यान दीजिए, आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की ये 200वीं जयंती है। 12 मई सन 1820 में वो पैदा हुए थे। 1820 12 में को उनका जन्म हुआ था। आज मतलब 12 मई को ये 200 साल हो गया, यानी कि 200वीं जयंती पर नर्स मिडवाइफ का वर्ष 2020 को घोषित किया गया है। WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है, वो नर्सिंग रिपोर्ट कहलाई और पहली बार WHO ने इसको जारी किया है। ठीक, WHO ने जो ये रिपोर्ट जारी किया हुआ है, ये अकेले नहीं जारी किया है। बोलता है कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स के साथ में ग्लोबल नर्सिंग नाउ, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स के साथ ग्लोबल नर्सिंग नाउ, इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन से अभियान बना, उसको WHO ने जारी किया है, जिसे नर्सिंग रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि हेल्थ सेक्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा भागीदारी नर्सिंग की है। 59% हेल्थ सेक्टर में 59% जो क्षेत्र है वो नर्सिंग का है। बोलता है कि लगभग 28 मिलियन लोग इस काम में लगे हुए हैं। 27.9 मिलियन, मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होता है। ठीक है, तो लगभग 2 करोड़ 80 लाख लोग नर्सिंग के क्षेत्र में लगे हुए हैं, जिसमें से बोलता है कि 19.3 मिलियन पेशेवर नर्स हैं, प्रोफेशनल नर्स हैं। 6 मिलियन जो है ऐसे हैं जो सहयोगी हैं नर्सों के, और बाकी 2.6 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण नहीं किया गया, है ना। और ये बोला जा रहा है कि वर्तमान समय में लगभग 5.8 मिलियन नर्सिंग की नौकरियां खाली हैं, खास करके उन देशों में जो डेवलपिंग नेशन है, जैसे भारत हुआ, बांग्लादेश हुआ, है ना, मतलब इस तरह के जो देश हैं, बोलता है वहां पर और आवश्यकता हो रही है। ठीक, बोलता है कि 2030 तक ये बढ़ करके 6 मिलियन नौकरी की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा रिपोर्ट WHO ने जारी किया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि नर्स और मिडवाइफ का वर्ष 2020 को घोषित किया गया है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इस पे सवाल जो पूछा गया है उसको देखिए। बोलता है कि इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला बोलता है इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स एंड ग्लोबल नर्सिंग नाउ अभियान की साझेदारी में विकसित किया गया है। WHO द्वारा इन दोनों की साझेदारी में विकसित किया गया है, सही है। दूसरा बोलता है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2020 को आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की
200वीं जयंती के उपलक्ष्य में नर्स और मिडवाइफ का वर्ष के रूप में नामित किया है। तो सही है, ठीक है। तो दोनों लाइन सही होने के कारण यहां पर आपका सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। तो अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखते हैं, और अंतिम क्वेश्चन। इसमें देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर नकुला सेक्टर, है ना, नकुला बोलता है कि नकुला सेक्टर कहां का एक पहाड़ी दर्रा है। अब नकुला क्यों पूछ लिया, है ना। अगर आप ऐसे देखोगे तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ना। अगर आप समझोगे तो दर्रे के बारे में पूछ रहा है, और तो जाहिर सी बात है ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो रहा है। लेकिन अगर आप ये समझें तो ये आखिर में न्यूज में क्यों है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब कि जहां से वास्तविक सीमा होती है। तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है उसके इस तरफ दोनों सेनाएं रहती हैं। इस तरफ अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है तो दोनों देश की सेनाएं इसके इधर उधर रहेंगी। तो यहां पर अगर भारतीय सेना है तो इधर जो है चाइनीज सेना है, ठीक। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये यहां पर 5-6 मई को पैंगोंग सो एक झील है, ठीक। पैंगोंग सो जो एक झील है, ये मतलब 2/3 भाग इसका चाइना में है, 1/3 भाग भारत में है। तो ये देखिए पैंगोंग सो जो है, यहां लद्दाख, यहां की बात करें तो यहां पर चाइना और अमेरिका के चाइना और इंडिया के सेनाएं आपस में लड़ गई 5-6 मई को। 250 लोग आपस में लड़े, जिसमें से दोनों तरफ के लोग घायल हुए, मारे नहीं गए लेकिन दोनों तरफ के लोग घायल हुए। और फिर ये टेंशन बढ़ा ही था। फिर ये मामला यहां लद्दाख में हुआ था। फिर 9 मई को ये देखिए भूटान है, ये यहां से, ये भारत है, ये देखिए नेपाल है, ठीक। ये भारत का हिस्सा है, ये भूटान है। यहां पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहां पर फिर से चाइनीज और इंडियन सेना भिड़ गई, ठीक। इसमें लगभग 150 लोग लड़ाई की आपस में 9 मई को, है ना। ये सिक्किम है, सिक्किम के ही पास है ना। तो ध्यान देंगे, यहां पर जो लड़ाई हुई उसमें 4 इंडियन इंजर्ड हुए और 7 चाइनीज इंजर्ड हुए, ठीक। और इसको टेम्पोररी मतलब कॉल ऑफ किया गया, यानी कि ये जो लड़ाइयां हुई थी ये सैनिक लेवल पर हुई। तो जो वहां के कमांडर लेवल के लोग थे दोनों देशों के, उन लोगों ने आपस में बात करके, झंडे पर बात आपस में करके, इसको एक लिमिटेड पीरियड के लिए कॉल ऑफ किया है, ठीक है। तो यहां पर ये जो यहां पर लड़ाई हुई वो नकुला सेक्टर है, और यहां पर जो लड़ाई हुई थी वो पैंगोंग सो झील के पास हुई थी, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। पैंगोंग सो कहां पर है, लद्दाख में है, और ये नकुला कहां है, भारत के ये सिक्किम में है, ठीक है। तो यहां पर जो ये जो ऑप्शन होगा आपका, ये ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। ध्यान देंगे मेरी बात, यहां पर मेरा जो उद्देश्य है आपको इस करंट अफेयर्स को पढ़ाने का, उसके पीछे मकसद ये है कि मैं आपको पूरे जो घटनाक्रम है उससे मतलब आपको वाकिफ करा सकूं। एक बात समझिए हमारी कि कुछ चीजें, जैसे आप बात समझिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, राष्ट्रीय घटनाएं हैं, है ना। फिर उसके बाद उसके अंतर्गत जब आप आएंगे तो इकोनॉमी हो जाता है, मतलब कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर राजनीतिक एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर धार्मिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, है ना, इन सारे एक्टिविटीज़ को, चाहे वो डिफेंस रिलेटेड हो, एक बार जब आप
सारे एक्टिविटीज़ को समझने के लायक हो जाएंगे, यानी कि लगातार पढ़ रहे होंगे, तो आपके दिमाग में काफ़ी कुछ चीज़ें जो है बस जाएंगी। तब आप कोई भी न्यूज़ आएगा तो उसको खटाखट समझोगे, अपने आप समझ जाओगे कि कौन सी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं तो प्रॉब्लम क्या आती है कि आप अखबार उठाओगे और अखबार में हर चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है ना। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम दूर तभी होगा जब आप लगातार इन क्लासों को करेंगे और साथ में जो इवैल्यूएशन है अपना करें कि भाई कहाँ पे गलती हो रही, कहाँ पे कमी हो रही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए हैं इसको। और ये जो आपकी एक क्लास थी, मैंने बताया था कि आपको जो है हम लोग एक और क्लास देंगे जो है हैशटैग मैथ्स थॉट प्रोसेस मैथ्स ना, हैशटैग थॉट प्रोसेस मैथ की सीरीज शुरू करने की बात हुई थी। उसमें एक दिन चला था, उसके बाद चल नहीं पाया किसी कारणवश। तो इसको हम जो है शुरू कर रहे हैं। तो अभी इसके बाद जस्ट तुरंत बाद आप हैशटैग थॉट प्रोसेस की क्लास आपको मिलेगी, हैशटैग थॉट प्रोसेस मैथ्स। इसमें बेसिकली हम आपको ये दिखाएंगे कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जब आपके सामने एग्ज़ाम में आते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप उसके प्रकांड विद्वान रहें। आंसर लाना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। तो कैसे सोचें कि आंसर आ सके, उस पर फोकस करने की बारी है। शुरू करना था, पहले से ही मैंने कमिटमेंट किया था लेकिन कर नहीं पाया था। एक क्लास हुई थी और आज से जो है इसकी क्लास शुरू होगी। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर बाद आपको मतलब इस क्लास के तुरंत बाद आप दूसरे लिंक पर देखेंगे, लॉग आउट करके चेक करेंगे तो आपको जो है मतलब कि इस वीडियो से बाहर आएंगे तो आप दूसरे रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये दूसरा वीडियो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, आप अपने भविष्य के प्रति खुद जागरूक रहिए। बाकी चीज़ें जो है अपने आप होंगी। धन्यवाद।